Good morning, students and my dear friends. Today is 21st of October 2022, Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट्स और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। मोटिवेशन ऑफ द डे इज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। And these are the Mint news headlines of today's newspaper. And these are the business standard news headlines that we are going to cover in today's discussion. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. TRAI opposed to regulation of OTT apps. So telecommunication इंडस्ट्री की जो रेगुलेटर अथॉरिटी है दैट इज़ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई भी बोलते हैं। ट्राई ने एक नया टेलीकॉम बिल प्रपोज किया है और उस बिल में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT से मिल करके कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद ये डिसाइड किया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू रेगुलेट द OTT कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो जो नया टेलीकॉम बिल आ रहा है उसमें ट्राई जो है वो टेलीकॉम सर्विस OTT कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करने के फेवर में नहीं है। रिसेंटली ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है फॉर पब्लिक स्टेक होल्डर्स कमेंट लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में ये बिल का जो ड्राफ्ट है वो रिलीज़ किया गया है, जहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की जो डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड किया गया। अगर आप ड्राफ्ट बिल को देखें तो उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनकी डेफिनेशन को और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया गया है विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ पर OTT प्लेयर्स जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल, जूम, स्काइप, गूगल, टेलीग्राम जैसे जो प्लेयर्स हैं ये भी अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है जो कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, दे ऑल कम्स अंडर द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी एज पर द न्यू टेलीकॉम बिल। और जैसे ही डेफिनेशन अमेंड हुई तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को अब ट्राई रेगुलेट करे, क्योंकि ये ट्राई के रेगुलेशन में आएंगे। अगर ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी में आते हैं डेफिनेटली दे विल कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ट्राई। और ट्राई का ये कहना है कि दे डू नॉट वांट टू रेगुलेट दीज OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड एंड ब्रॉडन दिस डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि बहुत टाइम से पिछले लास्ट कुछ सालों से जो एयरटेल और रिलायंस जो को टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, देवर suggesting the government and they were arguing that these OTT communication providers or satellite based service provider that offers audio on video calls or video calls should come under the purview of TRAI and should come under the definition of telecommunication service provider, जिससे कि एक लेवल फील्ड, बराबर की फील्ड जनरेट करी जा सके कंपटीशन के लिए। होता क्या है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये एज ऑफ नाउ अभी किसी भी प्रोविजन के तहत ट्राई के रेगुलेशन में नहीं आते। और हम सभी जानते हैं कि वी आर यूजिंग दीज OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स। तो जो एयरटेल, रिलायंस, जियो जैसी कंपनीज हैं जो कि को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ये कई टाइम से आर्ग्यू कर रही थी कि OTT कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर को भी ट्राई के रेगुलेशन में लाया जाए, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग ऑडियो ऑन वीडियो कॉल और मैसेजिंग सर्विसेज विदाउट पेइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम फीस। तो इसी आर्ग्यूमेंट को सुनते हुए गवर्नमेंट ने, ट्राई ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐसे सैटेलाइट सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर हैं जो कि किसी भी तरह की ऑडियो, वीडियो और मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ट्राई के रेगुलेशन में ला दिया। एंड बेस्ड ऑन द न्यू ड्राफ्ट लॉ दीज इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर विल बी सब्जेक्ट टू द सिमिलर रूल्स जस्ट लाइक अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। जो कि अब ये आ चुके हैं सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी की लिस्ट में, तो इन्हें भी वो सारे रूल्स, रेगुलेशन, फीस माननी पड़ेगी जो कि एक
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फॉलो करती है। जैसे कि अब जो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव टू टेक द लाइसेंस टू ऑपरेट। इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग इंस्टीट्यूट से, और जो अपना रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वीडियो, मैसेजिंग और ऑडियो कॉल्स के थ्रू, ये भी गवर्नमेंट से शेयर करना पड़ेगा अंडर AGR क्लॉज, जो कि हम सभी जानते हैं। हालांकि ट्राई जो है वो इस पर्टिकुलर इशू के, इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के फेवर में नहीं है। ट्राई का ये कहना है कि दे डू नॉट वांट टू रेगुलेट द OTT, और यही उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, जो नया टेलीकम्युनिकेशन ड्राफ्ट बिल है उसमें प्रपोज भी किया। और ट्राई का ये कहना है कि दे हैव इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिगार्डिंग दिस इशू। क्यों? क्योंकि ट्राई को लगता है कि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन रिक्वायर नहीं है OTT सर्विसेज के लिए, एंड इंस्टेड इट शुड बी बेटर फॉर द मार्केट फोर्सेस टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। तो फिलहाल के लिए ड्राफ्ट बिल में किसी भी तरह के रेगुलेशन की बात नहीं करी गई है OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, ऑल्दो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो बहुत टाइम से इसको लेकर डिमांड कर रही। तो लेट अस सी कि जो पब्लिक ओपिनियन के बाद क्या डिसीजन आता है एक्चुअल बिल में। सो दिस इज द रेगुलेटरी इंस्टेंस, issue based approach needed while formulating the policy for OTT. There is no requirement of regulation by TRAI. ये regulator का कहना है not in favor of the comprehensive regulatory framework as pushed in the draft telecom bill. और स्टडीज़ जो हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस की, वो भी यही कहती हैं कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेगुलेटिंग द OTT, दे शुड ट्राई टू डेवलप देमसेल्फ मोर कॉम्पिटिटिव एंड try to face the competition. TRAI had not shoot down proposal for OTT regulation even in 2020 as well. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, और इसी के साथ पेज नंबर 4 पर दिया हुआ भी एक और आर्टिकल हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएशन फॉल्स बिलो 1 million in August. The number of job created has been fall or is fall in the month of August. So as per the recently released data by Employee Provident Fund Organization EPFO का डेटा रिलीज हुआ है थर्सडे को ऑन लेटेस्ट पेरोल, और उस डेटा के अकॉर्डिंग अगस्त के मंथ में जो फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.9% से फॉल किया है। तो जुलाई के कंपैरिजन में अगस्त के महीने में 11.9% का फॉल देखने को मिला है फ्रेश फॉर्मल जॉब के क्रिएशन में, और पिछले 5 महीनों का ये लोवेस्ट पॉइंट है। इट मीन्स लेस देन 1 million jobs has been created during the month of August. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो EPFO है वो कैसे, क्या है वो किसी तरह का सर्वे करता है, जबकि ये जो लेबर फोर्स का सर्वे है ये तो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी अदर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली EPFO किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा पब्लिश नहीं करता। EPFO सिर्फ ये डेटा पब्लिश करता है कि कितने नए एम्प्लॉयज़ ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ज्वाइन किया है मंथ वाइज, तो और उसी के अकॉर्डिंग ये एंटिसिपेट किया जाता है कि कितनी जॉब क्रिएट हुई। तो जो न्यू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर है अगस्त के मंथ का, उसमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है जुलाई के मंथ के कंपैरिजन में, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो नई जॉब्स हैं वो कम क्रिएट हुई, इंडिविजुअल्स ने कम जॉब्स ज्वाइन करी। फॉर्मल जॉब्स की बात हो रही है यहाँ पर, नॉट की अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो और अगर कम जॉब्स ज्वाइन करें तो डेफिनेटली जो सब्सक्राइबर है वो नंबर भी रिड्यूस। अगर सब्सक्राइबर नंबर रिड्यूस हो रहा है इट मीन्स इंडिविजुअल्स आर लेस subscribing the EPF. Why? Because they are not joining any formal jobs. तो या तो वो ज्वाइन नहीं कर रहे या तो एम्प्लॉयमेंट में फॉल देखने को मिल रहा है। और ये अगर हम इस डेटा को थोड़ा सा और सेग्रीगेट करें EPF सब्सक्राइबर का डेटा, तो जो फीमेल सब्सक्राइबर हैं उनमें ज़्यादा फॉल देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट। इट मीन्स जो फीमेल्स की जॉब है वो ज़्यादा डिक्लाइन, फीमेल का जो न्यू जॉब क्रिएशन है वो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है इन कंपैरिजन टू मेल। फीमेल में अप्रॉक्सीमेटली फीमेल न्यू जॉब फॉर्मल जॉब क्रिएशन में अप्रॉक्सीमेटली 12.5% का फॉल देखने को मिल रहा है, मेल में अप्रॉक्सीमेटली 11.6% का कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ मीन्स जुलाई के महीने के कंपैरिजन में, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय सेंटर मॉनिटरिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी CMIE का जो डेटा है which conduct its own survey. India did not do very well on employment in the front month of August. तो एम्प्लॉयमेंट फ्रंट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इंडिया ने रजिस्टर नहीं करी है अगस्त के मंथ में। अगर लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो लेबर फोर्स में
केवल और केवल 1 मिलियन का एडिशन हुआ है इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो कि टोटल लेबर फोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 430 मिलियन। तो डेफिनेटली दिस इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि लेबर फोर्स तो एडिशनली इंक्रीज हो रहा है, बट उस पेस में या उस स्पीड में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इट मीन्स लेबर तो बढ़ रहे हैं, लेबर फोर्स में हर साल नया लेबर ऐड होता है जैसे ही पास आउट्स आते हैं ग्रेजुएट्स, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है अगस्त के मंथ में वो उतना सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहा है। और अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, LFPAR की बात करें, तो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 38.95% टू 39.24% इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो पिछले मंथ के कंपैरिजन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी शूट कर रहा है साथ में। अनएम्प्लॉयमेंट अप्रॉक्सीमेटली 8.3% तक इंक्रीज हुआ है, विच इज़ हाइएस्ट कंपेयर विद द रेट्स इन द पास्ट 12 मंथ। तो ये जो डेटा सेपरेट सर्वे पब्लिश हुआ है CMIE के थ्रू, इसमें भी यही सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लेबर जो फोर्स है वो बढ़ रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उसके साथ साथ बढ़ रहा है। इट मीन्स द लेबर दैट आर एडिंग अप टू एवरी मंथ दे आर नॉट गेटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और द वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो डेफिनेटली अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है दैट इकोनॉमी इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड द एडिक्वेट जॉब एट दिस टाइम व्हेन द डिमांड फ्रॉम द जॉब फ्रॉम द पीपल आर इंक्रीजिंग एज पर द CMIE। इसी तरह से सैलरीड जॉब को लेकर के अदर क्लासिफिकेशन है कि कितनी सैलरीड जॉब इंक्रीज हुई। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट एंड रीड मोर अबाउट दिस। ओवरऑल जो नए EPF सब्सक्राइबर हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेबर फोर्स बढ़ रहा है, बट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द डेटा अबाउट द न्यू सब्सक्राइबर। ब्लू बार इंडिकेट्स द न्यू EPF सब्सक्राइबर, sky blue members that cease subscribing, orange excited members who rejoin and resubscribe, and this black bar net payroll. This is the EPFO data. CMIE का डेटा जो है वो आपको सेपरेट मिलेगा। अब देख लेते हैं इसी के साथ एक और न्यूज़। एक्सट्रीम हीट लेड टू लॉस ऑफ $159 बिलियन फॉर इंडिया इन 21 रिपोर्ट। इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली $159 या बोल सकते हैं $160 बिलियन का लॉस सफ़र किया। अप्रॉक्सीमेटली 5.4% GDP का लॉस सफ़र किया है इन सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इन 4 सेक्टर में सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। वाई दिस लॉस और कब हुआ ये लॉस? 2021 में ये इंडियन इकोनॉमी ने अप्रॉक्सीमेटली इतना लॉस फेस किया है बिकॉज ऑफ द हीट एक्सपोजर इन द कंट्री, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट। जो कि एक्सट्रीम हीट जो हीट वेव्स चली हैं 2021 में, उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 5.4% GDP का लॉस हुआ है इन सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो रिसेंटली इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो रिसेंटली क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 पब्लिश हुई और उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आइडेंटिफाई किया गया। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $160 बिलियन का नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हीट एक्सपोजर। और अगर लेबर मार्केट की बात करें, लेबर आवर्स की बात करें, तो हीट एक्सपोजर की वजह से कंट्री को अप्रॉक्सीमेटली 167 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स का जो है वो लॉस हुआ है। तो अगर लेबर आवर्स लॉस हो रहे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक लॉस है वो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक लॉस बढ़ रहा है तो हमारी GDP भी कम हो रही है एज पर दिस क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट में एंटिसिपेट किया गया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो 2.1 टाइम्स फॉल करेगी इन कंपैरिजन टू द दिस ट्रेंड। तो लेट अस सी हाउ द वर्ल्ड और द अदर इकोनॉमीज और इवन इंडिया कंट्रोल दिस climate change and
GDP, productivity and economic loss. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 7 of business standard. 75K to get appointment letters on day 1 of job fair. अभी की न्यूज़ में हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में और इन द मंथ ऑफ अगस्त और पिछले अगर कुछ ड्यूरेशन में हम देखें तो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. इंडियन इकोनॉमी अभी फ़िलहाल के लिए सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है, इस बात का पता है. दैट इज़ वाई दे आर मोर फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रोज़गार मेला लॉन्च किया है और उस रोज़गार मेला एम्प्लॉयमेंट मेला जिसको हम बोल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट फेयर भी बोल सकते हैं, उसके तहत अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल को जॉब देने की बात हो रही है. तो नरेंद्र मोदी ने इस रोजगार मेला को लॉन्च किया है जस्ट टू ड्राइव टू रिक्रूट 1 मिलियन पीपल. और ऐसा कहा जा रहा है अक्टूबर 22 यानी कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ करते हुए अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 75K कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे. तो इस रोज़गार मेला में बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं. तो कल के ड्यूरेशन में, कल के दिन में 75K 75,000 जो कैंडिडेट्स हैं जो इन्होंने इस रोज़गार मेला में पार्टिसिपेट किया होगा या करेंगे, उनको सेरेमनी के तहत अप्रॉक्सीमेटली 75K कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर इशू करे जाएंगे. और अकॉर्डिंग टू PMO दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप towards fulfilling the continuous commitment of PM to provide the job opportunities to the youth. क्योंकि कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है यूथ के पास, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ रोजगार मेला और एम्प्लॉयमेंट फेयर. तो फिलहाल के लिए जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए दे शुड वर्क ऑन मिशन मोड इन द नेक्स्ट ईयर्स, upcoming years or half for generating the employment so that the youth of the India get the proper job opportunities. और इसके लिए फ़िलहाल के लिए जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको डायरेक्शंस भी मिले हैं कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को टैली करें, कितना उनका स्टेटस है, कितनी जॉब वैकेंट हैं, इसका डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट या PMO से शेयर किया जाए. इसके साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिशन लाइफ भी लॉन्च किया है. मिशन लाइफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है. तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर करने का एक ही पर्पस था कि हम यहाँ पर जो मिशन लाइफ है इसके बारे में थोड़ा सा जानें. तो कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने साथ मिल करके इस पर्टिकुलर लाइफ मिशन को लॉन्च किया. इट इज़ अ ग्लोबल प्लान ऑफ एक्शन दैट एम्ड एट सेविंग द प्लानट फ्रॉम द डिजास्टर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी हमने पढ़ा कि जो लेबर फोर्स है, लेबर आवर्स हैं वो लॉस हो रहे हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं उनका GDP लॉस हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही है. तो इसी पर्टिकुलर आस्पेक्ट में ये लाइफ मिशन जो है ये लॉन्च किया गया है. इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के उनको रिड्यूस किया जा सके, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके. इसके अलावा जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उनको भी इंकरेज किया जाए, उनको भी मोटिवेट किया जाए कि वो सस्टेनेबल लाइफ की तरफ मूव ऑन करें. अब जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ पैटर्न है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको सस्टेनेबल बनाएं जिससे कि जो वेस्टेज है वो कम हो, क्लाइमेट पर इम्पैक्ट कम हो. तो बेसिकली रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कंसेप्ट को लॉन्च करते हैं. कंसेप्ट के थ्रू ये मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है और इसका नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो. तो बेसिकली क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए ये मिशन लाइफ लाया गया है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और द दिस मिशन लाइफ, दिस लाइफस्टाइल फॉर environment. So this mission or this initiative signifies that lifestyle of the planet for the planet and by the planet.
तो ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना जिसके थ्रू जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट पर, अर्थ पर, वो मिनिमाइज हो। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। आरबीआई इंटरवीन टू क्लॉ रुपी बैक फ्रॉम द फ्रेश इंट्राडे लो वर्सेस डॉलर। कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था कि जो रुपी है वो 83 का मार्क क्रॉस कर चुका है, और उसका रीज़न जो करेंसी डीलर्स थे, करेंसी पार्टिसिपेंट्स थे, वो ये बता रहे थे कि आरबीआई बहुत एग्रेसिवली इंटरवेंशन नहीं कर रहा था उस ड्यूरेशन में, कल के ड्यूरेशन में, परसों के ड्यूरेशन में, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रुपी। लेकिन अब जब इंडियन रुपी 83 के मार्क पर पहुंच गया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से इंटरवेंशन करना, एग्रेसिव इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दिया है इन ऑर्डर टू क्लॉ बैक द रुपी बैक फ्रॉम द फ्रेश इंट्राडे लो। कैसे आरबीआई इंटरवीन करता है? हम सभी को पता है कि डॉलर सेल करना स्टार्ट कर देता है आरबीआई ऑन द बैक ऑफ बाइंग इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी जो है वो खरीद लेता है, जिससे क्योंकि सप्लाई इंडियन करेंसी, इंडियन डोमेस्टिक करेंसी की जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है। डॉलर जो होता है वो सेल करता है, जिसके डॉलर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, जिससे कि जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि करेंसी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप अपनी डे टू डे की मार्केट हो, जिस इंडिविजुअल कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा होती है उसके प्राइस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसके प्राइस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो डॉलर को सेल करके डॉलर की सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज करता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपी। तो आरबीआई फिर से इंटरवेंशन स्टार्ट कर चुका है इन ऑर्डर टू सेव द इंडियन करेंसी फ्रॉम अ फ्रेश इंट्राडे लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर ऑन थर्सडे। और इसी की वजह से रुपी में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली एट द एंड ऑफ द डे एज पर द लोकल करेंसी डीलर्स, जिसकी वजह से जो रुपी है वो 82.76 के पॉइंट पर क्लोज हुआ, जबकि जो वेडनेसडे का क्लोज था वो अप्रॉक्सीमेटली 82.02 था। सो लेट अस सी कब तक आरबीआई ये इस तरह के इंटरवेंशन करके इंडियन रुपी को सेव करता है और कितना सेव करता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सीसीआई स्लैप्स रुपी 1.3 के करोड़ फाइन ऑन गूगल। तो सीसीआई स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंडिया में माल प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और कॉम्पिटिशन को रेगुलेट करती है। तो सीसीआई ने थर्सडे को अप्रॉक्सीमेटली 1337 करोड़ का फाइन गूगल पर लगाया है। किस लिए लगाया है? इसलिए लगाया है कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहा है इन मल्टीपल पोजीशन और इन मल्टीपल मार्केट्स इन द एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम, जिसके तहत कंपटीशन एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो वायलेट हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं गूगल इज वन ऑफ द डोमिनेटिंग प्लेयर इन केस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। और कई बार, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, कई बार गूगल पर इस तरह के फाइन लग चुके हैं, जहाँ पर गूगल प्ले, जो गूगल प्ले जैसा ऐप है उसमें भी गूगल पर ये एलिगेशन लगे थे कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू फेवर फ्यू एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और उस समय भी गूगल ने एक हैफ्टी पेनल्टी पे करी थी। इस बार भी गूगल पर यही एलिगेशन लगा है कि गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ कर रहा है इन मल्टीपल मार्केट्स इन द एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। और इसी के साथ सीसीआई ने सीज और डेजिस्ट ऑर्डर भी गूगल के अगेंस्ट इन्वोक किया है, जहां पर गूगल को क्लियरली बोला गया दैट इट शुड रिफ्रेन फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डायरेक्ट द टेक जियांट टू मॉडिफाई इट्स कंडक्ट विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम लाइन दे दी है और इस टाइम लाइन के तहत बोला गया है कि जो अपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं गूगल उसको जल्द से जल्द रिमूव करे, हटा दे, चेंज कर दे। What are the recommendation? Licensing of Play Stores cannot deny access to its Play Service APIs. Google shall not restrict uninstalling of its pre-installed apps by the user, जो कि ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं एंड्रॉइड्स में। कुछ एप्लीकेशंस को हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जैसे अगर इंस्टॉल करते भी हैं तो वो होते नहीं, और इसके बाद उसमें मैसेज लिखा रहता है कि वी अनइंस्टॉल द डिवाइस विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन से डिफ़ॉल्ट आते हैं उनको भी रिमूव करने का परमिशन देना चाहिए गूगल को, अथॉरिटी देनी चाहिए गूगल को, यूज़र्स को। Apart from it, Google shall not allow users during the initial device setup to choose their default search engine. तो ये सारे recommendations दिए हैं CCI ने कि आप अपने जो practices हैं, जहाँ पर आप mandatorily अपना search engine डाउनलोड करवाते हैं, जहाँ पर आप mandatorily अपने apps को यूज़ करवाते हैं without allowing the users to रिमूव इट फ्रॉम देयर डिवाइसेस। इसके अलावा प्ले स्टोर सर्विसेज API का जो एक्सेस आप डिनाई करते हैं बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, प्ले स्टोर की जो अपनी पोजीशंस को आप मिसयूज़ करते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करते, इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं यू शुड रिमूव इट। और इसके अलावा
फाइन भी लगा दिया है सीसीआई ने। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूके एफटीए डेडलाइन डिपेंड्स ऑन टॉक्स कॉमर्स सेक्रेटरी। तो यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन एग्रीमेंट पर जो नेगोशिएशन हो रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे। हर बार कोई न्यूज़ आती है कि कभी डिले होगा, कभी कुछ इश्यूज़ को लेकर के डिले हो रहा है, कभी बॉटलनेक है, कभी ऑब्स्टिकल है। ओवरऑल जो कंक्लूजन ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में प्रॉपरली नेगोशिएशन, डेलिब्रेशंस, डिस्कशंस हो रहे हैं और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बहुत जल्द से। अगर मिंट की बात करें तो मिंट ने आज न्यूज़ हेडलाइंस में लिखा है कि यूके और इंडिया के बीच में जो एफटीए है वो बहुत जल्द ही साइन हो जाएगा। हालांकि अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे अलग अलग अप्रोच ले रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये अप्रोच है कि फिलहाल के लिए अभी डेडलाइन को डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी यही बोला है कि कब ये नेगोशिएशन एंड होगा, वाइंड अप होगा, कब ये एफटीए प्रॉपरली फॉर्मलाइज होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द टॉक्स। तो इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए नेगोशिएट हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को लेकर के हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनका भी यही कहना है कि कंक्लूजन कब आएगा, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन टॉक्स। ऑल्दो दोनों ही कंट्रीज़ ने जनवरी में ये नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जल्द से जल्द ये एफटीए साइन हो और इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट अप हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रॉबेबली ये दिवाली का जो टारगेट था ये मिस हो जाएगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रॉबेबली इंडिया और यूके मे बी एबल टू साइन दिस डील। और एक बार अगर ये डील साइन होगी तो डेफिनेटली इंडिया और यूके के बीच में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, वैल्यू चेन जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जो टारगेट्स हैं ट्रेड्स को लेकर के वो भी जल्दी ही अचीव हो जाएंगे एज पर यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी मिस्टर सुनील बारतवाल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट के बेसिकली रिजल्ट राउंड है। बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और जैसा कि एंटिसिपेट किया जाए कि Q3 में जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। हमने न्यूज़ कवर भी करी थी। एंटिसिपेशन ये था कि प्रॉफिट रेवेन्यू श्रिंक करेगा Q3 में बिकॉज ऑफ द low economic activities, because of the recessionary winds blowing all across the globe. बट उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो ITC, एक्सिस, बजाज फाइनेंस और जो बैंक्स हैं उन्होंने भी एक ह्यूज प्रॉफिट रजिस्टर किया। एक्सिस बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 70% का सर्ज रजिस्टर किया इन Q2। बजाज फाइनेंस जो सर्विसेज हैं उसमें 88% का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है Q2 के रिजल्ट्स में। इसी तरह से कनारा बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक सेट टू डिजिट राइज इन देयर नेट प्रॉफिट ड्यू टू हायर NII ग्रोथ। तो Q2 के जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रजिस्टरिंग प्रॉफिट। हालांकि Q3 को लेकर के जो प्रोजेक्शंस हैं वो अभी भी वैसे ही हैं। लेट अस सी इन फ्यूचर दैट हाउ इन दीज कंपनीज विल एक्चुअली परफॉर्म इन अपकमिंग क्वार्टर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट ग्रोथ राइजेस टू 10 ईयर्स हाई ऑफ 18%। पिछले न्यूज़ एनालिसिस में भी हम इस तरह की न्यूज़ कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है इंडिया में वो पिछले 9 ईयर्स के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग का जो क्रेडिट ग्रोथ रेट था वो चल रहा है। बट एज पर द रीसेंट डेटा जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ है वो अपने 10 सालों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है और अप्रॉक्सीमेटली 18% का हमें क्रेडिट ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है इंडियन इकोनॉमी। सो बैंक क्रेडिट रोज टू अप्रॉक्सीमेटली 17.94% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन में 17.994% का हमें इंक्रीज देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है अक्टूबर में ये सडन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर इंडिया में फेस्टिव सीजन होते हैं, कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कई सारी परचेजिंग भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से जो लोन की डिमांड है, क्रेडिट की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ऐसा माना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक क्रेडिट है वो 17.94% तक बढ़ चुका है और अदर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 10 साल का सबसे हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ रेट इस साल इंडिया में अचीव हुआ है। और इसी क्रेडिट ग्रोथ को एसोसिएट करने के लिए, इसी क्रेडिट डिमांड को एसोसिएट करने के लिए जो बैंक्स हैं दे आर ऑफरिंग मोर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर FDRs ऑन देयर डिपॉजिट्स, जिससे कि उनके पास प्रॉपर लिक्विडिटी अवेलेबल हो इस डिमांड को सस्टेन करने के लिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join me on Telegram channel, and if you have any query and suggestion you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.